कंटिन्यूटी। ठीक है, अब ये होता क्या है, सीधा सीधा मैं एक सूत्र लिखा हूं, ए भी इक्वल टू क्या लिखा है, कांस्टेंट। तो ए का मतलब क्या होता है, जो ये नली है इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये कितना खुली है, ये कितना चौड़ी है, कितना संकरी है, ये सब सामने का क्षेत्रफल है, वो क्या कहलाता है, परिच्छेद का क्षेत्रफल। जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये भाग आप देख रहे हो तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसकी तुलना में, और यहाँ भी ये भाग देख रहे हो तो इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल और इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कैसा है, अलग अलग है। और बीच में भी परिच्छेद का क्षेत्रफल कैसा है, अलग है। अब इस नली को मैं खोल दूं और इसके भीतर से पानी बहाऊं तो क्या होगा, है ना। तो इसी के लिए हम बनाए हैं कि यदि हम उसके क्षेत्रफल का और वेग का गुणनफल कर दें तो हमेशा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा उसका मान। माने यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, घटेगा, ऐसा समझो। ए भी बराबर क्या लिखा है, नियत या कांस्टेंट। इसका मतलब समझते हैं, यदि हम क्षेत्रफल को बड़ा कर देंगे तो वेग का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अब क्षेत्रफल बड़ा और वेग का मान घटने का मतलब समझते हैं। मान लो इतना मोटा प्लास्टिक का पाइप है जिसको आप दबा सकते हो। अब इतना मोटे पाइप से पानी गिर रहा है तो कैसे गिरेगा, मान लो यहां गिर रहा है। अब पाइप को ऐसे ऐसे धीरे धीरे दबाओ तो क्या होगा यार, पानी की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। माने क्षेत्रफल आप कम करोगे तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक दूसरे के ये उल्टा होते हैं। कभी आप गाड़ी आड़ी धोते हो, है ना, तो सटक तो आपके पास है पर सटक को दबा करके उसमें क्या मारते हो, प्रेशर मारते हो। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप दबाते हो तो उसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। कभी कभी बोलते हो कि यार यहाँ मेरे जल गया तो फूंक मारते हो, तो ऐसा फूंक नहीं मारते हो, ऐसा फूंक मारते हो क्या, कैसे मारते हो? तो दोनों में फर्क क्या है, जब पहली बार फूंक मारे तो मुंह बड़ा हो गया, मुंह बड़ा हो गया माने एरिया क्या हो गया, हाँ बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया एरिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फूंक कम लगेगी। ठीक है, और जब आप उसको सकरा कर देते हो तो फूंक जो होती है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आप घर में दाल वगैरह बनाते हो कुछ भी, या दूध पकाते हो तो देखो, जब दूध पकाते हो तो दूध उबलता है तब भी जो है भाप बनती है, ठीक है। और जब कुकर में भी दाल पकाते हो तब भी उसमें क्या बनती है, भाप बनती है, ठीक है। लेकिन जब वो दूध वाला पूरे गंजी में है तो उसकी भाप क्या निकल रही है, क्या नहीं आ रही है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब वो सीटी मारता है तब वो तेज मारता है। कहे ऐसा होता है क्योंकि जो कुकर जहां पर सीटी लगी होती है उसका क्षेत्रफल ऐसे होता है, ऐसे पतला सा, इतना छोटा छेद होता है। अब सारी हवा को यहीं से निकलना है तो कैसे निकलेगा, तेज तेज निकलेगा। क्षेत्रफल क्या हो गया, कम, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और यही का कहलाता है सांतत्य समीकरण। कि मतलब ये है कि किसी नली में जो असमान परिच्छेद की हो, असमान परिच्छेद का मतलब कहीं मोटी हो कहीं पतली हो, एक जैसे ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, असमान परिच्छेद की नली हो, समान ना हो। जैसे मान के चलो कि ये पेन है, इस पेन में यहाँ तक तो समान नली है, यहाँ तक एक जैसे बीच में गैप है तो समान नली, यदि यहाँ से भी निकलना चालू हो जाए तो यह कैसी हो गई, असमान नली हो गई। तो एक नली है जो असमान परिच्छेद की है। पहला क्लियर हो गया, नली कैसी होनी चाहिए, असमान परिच्छेद की। उसमें जो द्रव या तरल बहता है वो कैसा होना चाहिए, धारा रेखी। ये दो शर्त हैं इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। कितनी शर्त हो गई, दो। पहला ये कि नली कैसी हो, असमान परिच्छेद की हो, और दूसरा ये हो गया कि उसमें जो द्रव का प्रवाह हो वो कैसा हो, धारा रेखी हो। तो फिर यहाँ पर किसी भाग के परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव प्रवाह के वेग का गुणनफल कैसा होता है, नियत होता है। अब चित्र देखो, परिभाषा बनाओ, उसको छोड़ो, हाँ पहले इसका नाम लो। हाँ, ये जब असमान परिच्छेद की नली हो, फिर इसके अंदर जो ये द्रव बहता है वो कैसा हो, धारा रेखी प्रवाह हो, तो किसी भाग के परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव प्रवाह के वेग का
गुणनफल कैसा होता है, नियत होता है। ये इसका क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहला गया। तो बोलोगे सर हम ना मानेंगे, प्रूव करके बताइए। मुंह से नहीं मानेंगे हम कि मुंह को बड़ा कर दिए छोटा कर दिए, ये तो प्रैक्टिकल की चीजें देख सकते हो, उसको प्रूव करके भी बताना है। मान लो P पर जो है और Q पर R पर, मैं 3 ले लिया हूँ अलग अलग जगह, ये कहीं भी ले सकती हो। ये थोड़ा छोटा है, उससे बड़ा ये है, इससे चढ़ा। बताओ इसमें पानी बहता हो तो कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी यार, P पर कि Q पर कि R पर? P पर ज़्यादा होगी क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, कम। सबसे कम कहाँ पर होगा, Q पर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मान के चलो जब हम लोग नल की फिटिंग करवाते हैं तो ऊपर से पाइप आता है मोटा मोटा 1 इंच का, जब हम नल के पास आते हैं तो आधा इंच का, फिर जब हम टोटी लगाते हैं तो और छोटा हो जाता है, फिर इसीलिए तो टोटी में तेज तेज पानी आता है। यदि हम सोचें कि ऐसे बड़ा टोटी कर दे तो ऐसे भलभला के गिर जाएगा, तेज न रहेगा, प्रेशर न रहेगा। ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज हो रहा है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आ गया। अब देखो इसमें कुछ कोडिंग किए हैं। जब किसी असमान परिच्छेद की नली में कोई तरल धारा रेखी प्रवाहित होता है तो किसी भाग के परिच्छेद का क्षेत्रफल और तरल प्रवाह के वेग का गुणनफल नियत होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाता है। अब 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख देना, थोड़ा ज़्यादा आए तो फिर ज़्यादा कर देना, आएगा नहीं पर समझो। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि जितना पानी यहाँ बहेगा उतना पानी यहाँ जाएगा, इतना पानी। वेग अलग चीज़ है कि उसका वेग कम ज़्यादा हो, पर यहाँ जितना देंगे उतना ही ना निकलेगा, कहीं तेजी से निकलेगा कि धीरे से निकलेगा। भाई एक आदमी है मोटरसाइकिल में चढ़ा है, ठीक है, तो चाहे स्पीड कम कर ले चाहे ज़्यादा कर ले, रहेगा आदमी है ना, उसका वजन थोड़ी घट जाएगा, मोटरसाइकिल का वजन थोड़ी घट जाएगा। वजन उसका, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, मास उन दोनों का मिला के उतना रहेगा। स्पीड उसकी क्या हो सकती है, चेंज हो, कम ज़्यादा हो सकती है। अब साइकिल से आई हो आप, ठीक है, तो जहाँ पर बढ़िया साइकिल ऐसे उतार मिला, खूब स्पीड बढ़ा ली, चढ़ाई मिली, धीरे कर ली, क्या आप बदल गई? कि आप मान के चलिए 48 किलो की रही होंगी तो 48 से 46 हो गए कि 45 हो गए? नहीं, आपका मास कैसा है, सेम है। ऐसे यहाँ पर जितना द्रव्यमान होगा तरल का, जितना यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा, सभी जगह द्रव्यमान कैसा होगा, एक जैसा होगा, समान होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर लिख देते हैं कि एम पी बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम आर। इसका मतलब पी पॉइंट पर जो तरल का द्रव्यमान है, क्यू पॉइंट पर जो तरल का द्रव्यमान है और आर पॉइंट पर जो तरल का द्रव्यमान है वो कैसा होगा, समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, m जो होता है वो होता है रो इंटू वी, माने घनत्व गुणे आयतन। क्या सूत्र होता है, घनत्व गुणे आयतन। ठीक है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, m को हटाना है, अब मैं लिख देता हूँ रो p फिर वी पी। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। अब क्या बताओ, यहाँ रो क्यू वी क्यू, अब यहाँ क्या हो जाएगा, रो आर फिर वी आर। क्लियर हो गया? हाँ, अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो v होता है वो a इंटू एच होता है, हाइट या लंबाई कुछ भी मान लो, है ना। माने क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई का, लंबाई का, चौड़ाई का, अब ऐसा रखा है तो लंबाई कर देता हूँ, लंबाई का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, ये आयतन के बराबर होता है। किसके बराबर, आयतन के। तो v को हटाना है, अब उसकी जगह क्या लिखना है, al। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो तो बेचारा रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, v को बदलना है, तो क्या हो जाएगा, al लिखो और pp लगा दो सब में, है ना। फिर यहाँ पर रो क्यू तो रहा आएगा, v को हटाना है तो फिर क्या लिखोगे, al, फिर क्या लगा दोगे, क्यू क्यू, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, रो आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर, और क्या हो जाएगा, एल आर। ठीक, एल का मतलब हो गया दूरी, है ना। तो आप एक फार्मूला पढ़े हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब यहाँ पर हमको दूरी चाहिए तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो L का मान है वो हो गया v इंटू डेल्टा टी। ये भी छोटका है मतलब वेग है और ये भी बड़ा है, आयतन है। तो L को भी अब बदलो, L को भी क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा क्या, रो। अब यहाँ पर A की जगह हम क्या रखेंगे, A। L को अब बदलना है, L की जगह क्या हो जाएगा, हाँ v डेल्टा टी। यहाँ भी P समय में नहीं लगेगा, समय सबके लिए समान है तो ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, इसी तरह से यही फार्मूला मैं लिखते जाऊंगा, बस क्या कर दूंगा क्यू, और यही फार्मूला यहाँ लिखना है, वो इसको क्या कर देना आर। तो इसको देखो क्या लिखा है, रो लिखा है, ए लिखा है, वी लिखा है, डेल्टा टी, बस यहाँ क्या लगाना है, क्यू। ठीक है, आगे स्टेप में फिर से यही लिखो, ये P लिख दिया, A लिख दिया, V लिख दिया, डेल्टा T लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखूंगा, R और R। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो घनत्व होता है, हम पढ़ें कि धारा रेखी प्रवाह में घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी डेंसिटी नहीं बदलती। माने इसका मान और इसका मान सबका मान सेम है, डेल्टा टी का मान भी कैसा है, सेम है। तो हमारे पास फाइनली जो उत्तर आ जाएगा उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मैं लिख दूंगा ए भी, फिर ए भी, फिर क्या लिखूंगा ए भी। तो ये किस बिंदु का है, P का, ये किसका है, Q का, ये किसका है, R का, और इसका मान क्या हो गया, नियत हो गया। बस यही हमको बताना है, बाकी चीज कहाँ गायब हो गई यार, डेल्टा टी ये सब कट जाएगा। और ये जो रो P है, रो Q है, रो R है, तो द्रव तो एक ही है, द्रव का घनत्व नहीं बदलता है, जो जैसा हो, जैसे पानी है तो उसकी डेंसिटी हर जगह कैसी रहेगी, एक जैसे रहेगी। ठीक है, तो अब इसको लिखोगे कैसे, इसको समझ लेते हैं, फाइनल है ना। तो यही लिख देना सांतत्य समीकरण, और ये सूत्र जो है चाहे तो लास्ट में लिख देना, कांस्टेंट लिख देना, चाहे नियत लिख देना, है ना। परिभाषा तो वही है, जब किसी असमान परिच्छेद की नली में कोई तरल धारा रेखी प्रवाह से बहता है तो किसी भाग के परिच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव प्रवाह के वेग का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। फिर ये चित्र बना देना है, चित्र बनाने के बाद जो है ये सारा कुछ यहाँ तक लिख देना है।